नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का पहला प्रश्न है कि कोड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो कोड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? विटामिन डी इज फाउंड इन हाई अमाउंट्स इन कोड लीवर ऑयल। दिस कोड लीवर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मछली। और देखिए, जेल वार्डर के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसका जो ऑप्शन में दे रखा था मछली का तेल शायद दे रखा था, या कोड लीवर तेल ही दे रखा था, तो मछली का तेल भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया फिश। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया या जीवाणु। और इस जीवाणु का नाम क्या है जो दूध से दही बनाता है? तो उसका लैक्टोबैसिलिस। लैक्टोबैसिलिस नामक जीवाणु जो दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा देखिए, जो बैक्टीरिया हैं उनका इस्तेमाल पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है, जजे सहायक होते हैं। लैक्टोबैसिलिस विच रिप्रोड्यूस इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डू यीस्ट प्रोड्यूस इन दियर रेस्पिरेशन प्रोसेस आफ्टर बीइंग एडेड टू फूड? तो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर है बे है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यीस्ट का काम क्या रहता है? खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केक, ब्रेड वगैरह में के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यीस्ट एक टाइप ऑफ फंजाई ही है, यानी कवक का ही एक प्रकार है। सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपने मैच करना है। लिस्ट 1 में दे रखा है इन्वेंशन का नाम और लिस्ट 2 में दे रखा है इन्वेंटर का नाम। लिस्ट 1 में पहली इन्वेंशन है किण्वन यानी फर्मेंटेशन, तो इसके इन्वेंटर कौन है? तो लुई पास्चर। ए का जो राइट मिलान होगा वो होगा 3 से। फर्मेंटेशन के इन्वेंटर हैं लुई पास्चर। लुई पास्चर ने और क्या क्या खोजें की हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इनसे ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। बी है पेंसिलिन। पेंसिलिन के जो इन्वेंटर हैं वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी है चेचक का टीका, यानी कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसके इन्वेंटर हैं एडवर्ड जेनर। डी है बैसिलस एंथ्रेसिस और इसके इन्वेंटर हैं रॉबर्ट कोच। प्रश्न ये भी अक्सर पूछा जाता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। या चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किण्वन या फर्मेंटेशन। इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। कब की थी? 1857 में। पेंसिलिन की खोज की गई थी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेंसिलिन से और भी 1-2 प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले पेंसिलिन क्या है? व्हाट इज पेंसिलिन? पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, यानी कि प्रतिजैविक है। जो बीमारी, और एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। जे किनके एग्जांपल मैंने आपको दी? एंटीबायोटिक्स के, कुछ एंटीबायोटिक्स के। और एक प्रश्न और बनता है कि पेंसिलिन प्राप्त किससे की जाती है? तो कवक एवं जीवाणु से इसे उत्पादित किया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब एक देखिए, एक नोट है और ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी देखिए हैजा रोग के वाहक का कार्य करती है। मादा एनाफ्लिस मच्छर मलेरिया परजीवी के वाहक का उदाहरण है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है। तो जे आप याद रखेंगे, इनके नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रश्न पूछा था कि मलेरिया परजीवी के वाहक का काम करता है, तो ऑप्शन में होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एडिस मच्छर, तो मादा एनाफ्लीज होगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा देखिए, हमने एक मक्खी छोड़ दी जिसे कहते हैं सेटसे फ्लाई या सेसे फ्लाई या टिक टिक मक्खी भी कहते हैं। टिक टिक मक्खी, और उस किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है? तो स्लीपिंग सिकनेस के लिए, वो भी आप याद रखेंगे। वो भी एक प्रोटोजोआ से ही फैलने वाला रोग है, उसके लिए, उस रोग के लिए जो जिम्मेवार है वो भी एक प्रोटोजोआ यानी परजीवी ही है। दी हाउस फ्लाई एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ कोलेरा डिजीज। द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट, और उस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। फीमेल एडिस मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, और डेंगू किससे फैलता है? विषाणु से। अगला प्रश्न है कि पाश्चरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विद रेफरेंस टू पैस्चराइज्ड मिल्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कि पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, पहला ठीक है। दूसरा, दूध को पाश्चरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी यूज्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट है। दूसरी सेकंड स्टेटमेंट है टू पैस्चराइज मिल्क इट इज हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट्स एंड देन सडनली कूल्ड एंड स्टोर्ड।
पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। देखिए इसे गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर ही, लेकिन 15-30 सेकंड्स के लिए, ना कि मिनट्स के लिए। इसमें क्या दे रखा है, मिनट्स, तो इसलिए ये गलत। इस प्रक्रिया की खोज भी लुई पास्चर ने ही की थी, जी आप याद रखेंगे, मैंने आपसे पूछा था। और दूसरी स्टेटमेंट गलत इसलिए थी, पास्चरीकृत करने के लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, ना कि मिनट्स के लिए, और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प। कंसिडर द फॉलोइंग गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 3 पर मीथेन और वाटर वेपर। विच ऑफ द अबव गैसेज आर ग्रीन हाउस गैसेज, तो सारी ही 1 2 3 4 ये सारी ही क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। और ग्रीन हाउस ग्रीन, और देखिए ये गैसें क्या करती हैं, ये गैसें जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि जो ऊष्मा है उसे उसका जो अवशोषण कर लेती है, जिससे जो वायुमंडल को क्या है, गर्म रखती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन जब इन गैसों की मात्रा बहुत अधिक बढ़नी शुरू हो जाती है, जो कि अभी एक कंसर्निंग इशू भी है, ग्लोबल वार्मिंग, तो इनके कारण फिर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ने लगता है। उसके बारे में आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। तो ये थे आज की वीडियो। आई होप आपको जो सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण लगे होंगे, और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही थे, और ऐसे ही आगे भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। और ये बिल्कुल श्योर है कि इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।